नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 5 गज़लों का अध्ययन कर लिया था, तो हम बची हुई 5 गज़लों का अध्ययन इस वीडियो में करते हैं। उम्मीद करता हूँ पिछली गज़लें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब विश्वास करें कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर कुछ नहीं होगा। मैं पूरा प्रसंग भी बता रहा हूँ, व्याख्या भी बता रहा हूँ और विशेष भी बता रहा हूँ। जैसा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विश्वास करके अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से अगर कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो आपका कुछ भी छूट नहीं पाएगा एग्जाम में। तो देखते हैं जो छठी गजल है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। गम, गम का मतलब हो गया दुख या पीड़ा। पासे अदब मतलब लिहाज भी है, सम्मान भी है, सम्मान या लिहाज। दुनिया का ख्याल, ख्याल का मतलब भी ध्यान हो गया। दुनिया मतलब संसार। इसमें शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है, प्रेम के दर्द को व्यक्त किया है। क्या कह रहा है शायर? कह रहा है, अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पासे अदब है, पूरा सम्मान है, पूरा ख्याल है, पूरा लिहाज है। मुझे तुम्हारे गम का पूरा लिहाज है, पूरा सम्मान करता हूं मैं तुम्हारे गम का, तुम्हारे दुख का, तुम्हारी पीड़ा का पूरा सम्मान करता हूं। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूं, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है, दुनिया का भी ख्याल है, कुछ दुनिया का भी ख्याल है। तेरे गम का सम्मान मैं करता हूं, लेकिन इसके साथ में मुझे संसार का भी ध्यान है कि संसार कैसा है। यदि मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए इस दुख को सबके सामने गाता फिरूंगा ना, तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इस बात का भी मुझे ध्यान है कि दुनिया का भी ख्याल है, इस बात का मुझे ख्याल है अच्छे से कि दुनिया हमारे प्रेम को क्या कर देगी, बदनाम कर देगी, अगर मैं तेरे द्वारा दिए गए इस दुख को, पीड़ा को मैं दुनिया के सामने गाता फिरूंगा तो। इसलिए मैं सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूं और चुपचाप अकेले में रो लेता हूं। अर्थात जो प्रेमी है वो अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करता है, एकांत में उसे सहन कर लेता है। विशेष में हम कह सकते हैं कि कवि ने विरह भावना का चित्रण किया है। उर्दू में से हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, गजल छंद है, वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार हो गया। यहाँ पे श्रृंगार के 2 भाग होते हैं, संयोग और वियोग। अगली गजल है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत का मतलब हो गया स्वभाव, कायम मतलब स्थापित, तवाजुन मतलब संतुलन, आलमे हुस्नो इश्क मतलब प्रेम और सौंदर्य का संसार। आलम बोलते हैं संसार को, हुस्न बोलते हैं सुंदरता को, इश्क बोलते हैं प्रेम को। प्रेम और सुंदरता का संसार या दुनिया। खुद मतलब स्वयं। इसमें कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया कि प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो बेटा किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यही है, जितना दोगे उतना पाओगे। कुछ भी हो, प्रेम हो चाहे सम्मान हो, जितना दोगे उतना ही हमें मिलेगा। यही किसी चीज को प्राप्त करने का सबसे बड़ा सूत्र है। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है, कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में तवाजुन मतलब संतुलन कायम है, स्थापित है। प्रेम और सौंदर्य के स्वभाव में इस दुनिया में संतुलन आज भी कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। इसमें इस प्रेम और सुंदरता के संसार में हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को उसमें खोते हैं। अर्थात प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पित होता है या समर्पण करता है वह उतना ही अधिक प्रेम पाता है। ये दुनिया की रीत है बेटा।
जितना दोगे उतना पाओगे, जितना पाओगे उतना देना भी पड़ेगा। विशेष में हम बातें बातें बता सकते हैं कि कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है कि खो भी दिया और फिर पा भी लो, तो विरोधाभास अलंकार हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है यहाँ पर कि खोने के बाद में पाएगा कैसे। उर्दू में स्थित वो हिंदी भाषा है, गजल छंद है। अगली है, आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अशआर, चमक दमक के साथ, आंखें रखो हो मतलब देखने में समर्थ हो, तुम्हें भी दिखाई देता है। बैत बोलते हैं शेर को, शेरो शायरी जो होते हैं ना उस शेर को बोलते हैं बैत। दमक मतलब चमक, मोती रोले हैं मतलब आंसू छलकते हैं। इसमें कवि ने अपनी व्यथा को काव्य सृजन का आधार बताया है कि जो मेरा दुख दर्द है ना, उसी के कारण से मैं काव्य का सृजन करता हूं, उसी के कारण से मैं गजलें लिखता हूं, उसी कारण से मैं कविता लिखता हूं। मेरा दुख ही कविता को बनाने का आधार है। कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई दे रही है ना, आबो ताब अशआर, कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई दे रही है ना, उस पर फिदा मत हो। अर्थात तुम भी आंखें रखते हो कि मेरी शायरी की चमक दमक को देखकर उसके ऊपर फिदा मत हो। तुम भी आंखें रखो, तुम भी आंखें रखते हो, तुम्हें भी दिखाई देता है, तुम्हें अपनी आंखें भी खुली रखनी चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए। ध्यान से देखना चाहिए। इतना तो सब समझ सकते हैं कि मेरे शेरों की जो चमक है ना, जगमग, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोतिरोले, कि मेरे शेरों की जो चमक है ना, वह आंख के आंसुओं में से निकली है, अर्थात मेरी पीड़ा में से निकली है। अर्थात मैंने आंखों से जो आंसू बहाए हैं ना, उन्हीं के कारण से मेरी शायरी में चमक आई है। मेरे दुखों का नतीजा ये है कि ये जो शायरी मैं लिख रहा हूं। तो जो कवि है, कवि ने अपनी व्यथा को, दुख दर्द को ही अपने काव्य सृजन का आधार बताया है। अगली है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में, रिंदों को रात गए गर्दों पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। अंजुमने मई, शराब की महफिल, शराब की महफिल, शराब का घर, या हम इसे दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं प्रेम का घर। रिंदों को, शराबियों को, गर्दू पे, आकाश में, फरिश्ते, देवदूत, बाबे गुनह, पापों का अध्याय, पापों का लेखा जोखा। इसमें कवि ने अपने प्रिय की यादों का बखान किया है। अपनी प्रेमिका की यादों का बखान करते हुए कवि कहता है, क्या कहता है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मई में, रिंदों को रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनह जग खोले हैं। कवि कहता है कि आधी रात गए गर्दू पे मतलब आकाश में, फरिश्ते, देवदूत जब लोगों के, संसार के पापों के, गुनाहों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ठीक उसी समय, ऐसे में अर्थात ठीक उसी समय, रिंदों को, शराबियों को अर्थात प्रेमियों को, शराब की महफिल में, अंजुमने मई में, शराबियों को अंजुमने मई में अर्थात शराब की महफिल में अपने प्रेमी की याद आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि घनी अंधेरी रातों में प्रेमी को प्रेमिका की बहुत याद आती है। फिर से देखते हैं, कवि कहता है कि आधी रात गए, आकाश में देवदूत, फरिश्ते संसार के लोगों के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ठीक उसी समय शराबियों को शराब की महफिल में अपने प्रेमी की याद आती है। प्रेमियों को प्रेम के घर में अपने प्रेमी की याद आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि घनी अंधेरी रातों में
प्रेमी को अपनी प्रेमिका की बहुत ज़्यादा याद आती है। और अंतिम गज़ल है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। सदके का मतलब हो गया कुर्बान, सदके का मतलब हो गया कुर्बान। एजाजे सुखन बेहतरीन काव्य, बेहतरीन काव्य या हम कह सकते हैं शानदार काव्य। एजाजे सुखन। पर्दा, पर्दा होता है चरण को बोलते हैं, चरण को। ये जो पंक्तियां है ना, इनमें जहां अल्प विराम आता है वहां तक का एक चरण हो जाता है। सदके फिराक एजाजे सुखन के, यहां तक का हो गया। फिर अगला चरण यहां से यहां तक का हो गया। फिर अगला चरण यहां से यहां तक हो गया। इन गजलों के पर्दों में तो, वो लास्ट चरण हो गया मीर की गजलें बोले हैं। 4 चरणों से मिलकर एक गजल बनती है। चौथा हिस्सा हम कह सकते हैं चरण कहलाता है। क्या कह रहा है कवि? फिराक कहता है, प्रसंग में हम ये कह सकते हैं इस शेर में शायर अपनी शायरी पर ही प्रसन्न हो रहा है। फिराक कहता है, देखो फिराक खुद का नाम है फिराक का। फिराक, सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज। फिराक कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर प्रसन्न होकर कहते हैं कि फिराक हम तुम्हारी शायरी पर कुर्बान हैं। सदके, सदके जावा हम तुम्हारी शायरी पर कुर्बान हैं, न्योछावर हैं। न जाने तुमने ये आवाज कहाँ से उड़ा ली, कहाँ से सीख ली ये शायरी करना, कहाँ से सीख लिया। तुम्हारी गजलों के तो चरणों में, तुम्हारी गजलों के चरणों में तो मीर की गजलें बोले हैं। तुम्हारी गजलों के चरणों में तो मीर की गजलों के बोल सुनाई पड़ते हैं। अर्थात तुम्हारी शायरी मीर की शायरी की तरह सुंदर है। मीर उर्दू का एक मशहूर शायर हुआ करता था, उससे फिराक की शायरियों की तुलना की गई है कि तुम्हारी जो शायरी है उसमें तो मीर की गजलों के बोल सुनाई पड़ते हैं। तुम्हारी शायरी तो मीर की गजलों के समान दिखाई पड़ती हैं। तो फिराक की शायरी की प्रशंसा यहाँ पर की गई है और वो अपनी शायरी पर खुद ही प्रसन्न हो रहा है कि लोग मुझे इस प्रकार से कहते हैं कि फिराक तूने ये आवाज़ कहाँ से पाई है। तेरी शायरी में तो मीर की गजलों की सी सुंदरता दिखाई देती है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे छात्रों, आपको ये गज़लें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।